डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेवलप नर्सिंग पे एक बार फिर से। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो पीएससी में आपका थ्योरेटिकल बेस से तो इम्पोर्टेंट है ही और प्रैक्टिकल में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक आज की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आप जो वीडियो स्किप कर रहे हैं उसी बीच कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन हो वो स्किप हो जाए, आपको उसके बारे में पता ना चले। क्योंकि ये टॉपिक जो आज आपका है ये आपके फाइनल एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, और आप फाइनल करने के बाद अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे उसके पर्पज से भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी डिले के हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, जैविक चिन्हों का अवलोकन करने संबंधी निर्देश। मतलब क्या है, गाइडलाइंस ऑफ ऑब्जर्विंग वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या है, आपका जो हार्ट, जो आप बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन ऐसे मॉनिटर करते हैं, तो इसकी एक जनरल गाइडलाइंस क्या है, तो उन जनरल गाइडलाइंस को पॉइंट बाय पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, रोगी के स्वास्थ्य के स्तर का निर्धारण करने के लिए उसे जैविक चिन्हों को दिन में आवश्यकता अनुसार नापा जाता है। मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, उसे क्या है, टाइम टू टाइम मेजर किया जाता है कि उसमें कोई सिम्टम्स हो रहा है किस वजह से हो रहा है और उसमें क्या अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से इसे मेजर किया जाता है। देन अगला है, नर्स जैविक चिन्हों को नापती है और उसके उसके महत्व की व्याख्या करके नर्सिंग क्रिया करती है। जैविक चिन्हों को मापना मतलब जो भी सिम्टम्स है, जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसे मापना, और मापने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना, उसका उपचार करना अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्स की। जब नर्स बताएगी पेशेंट का जो पर्सन है उसका वाइटल साइंस अब नॉर्मल आ रहा है या उसमें ये सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स क्या है, उस वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अगला है आपका, जैविक चिन्हों को नापने के सभी उपकरण सही रूप से कार्य कर रहे हैं पहले चेक करना चाहिए। मतलब क्या है कि पर्सन का वाइटल साइन चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से हमारे वर्किंग में है या नहीं है। अगर वर्किंग में होंगे और जो स्टाफ है वो अगर ट्रेंड होगा तो उसके द्वारा जो वाइटल लिया जाएगा वो एक एग्जैक्ट वाइटल होगा। मतलब क्या है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी, सुलभता होगी। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में है। अगला है, सामान्य सीमा व्यक्ति की अलग हो सकती है। सामान्य सीमा व्यक्ति की अलग हो सकती है। मतलब क्या है कि जितना, जैसे नॉर्मल बीपी है आपका, हार्ट नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है। बट जब पर्सन की एज अधिक है तो ये उसके लिए नॉर्मल बीपी नहीं है। जैसे कोई पर्सन क्या है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज का बीपी कभी हाई आता है थोड़ा सा, कभी लो होता है, बट उनके लिए उनका कहना क्या होता है कि हाँ, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, उन्हें कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। ठीक है, अगला है आपका, नर्स को रोगी की मेडिकल इतिहास को जानना चाहिए। मतलब क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नर्स को पता होना चाहिए। पेशेंट का डाटा, इसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसकी टेक्निक क्या है, जिस टेक्निक के थ्रू या जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है, पहले तापमान लेते हैं, फिर नाड़ी श्वसन व रक्तचाप लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पर्सन का हम टेम्परेचर लेते हैं, फिर पल्स फील करते हैं, देन इसके बाद रेस्पिरेशन व बीपी मेजर करते हैं। जैविक चिन्हों को बार बार लेते हैं, यह रोगी की बीमारी की अस्वस्थता को निश्चित करने के लिए करते हैं। मतलब क्या है, हम पेशेंट का वाइटल जो चेक कर रहे हैं वो बार बार चेक करते हैं। अगर उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी है, कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो यानी कि किसी न किसी की डिजीज के होने का ये सिंबल है, ये साइन है, जिसके कारण कोई डिजीज उस व्यक्ति को हो सकती है।
तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ के साथ नोट करते जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। नर्स जैविक चिन्हों को नाप कर उसका विश्लेषण करती है, यह रोगी के स्वास्थ्य को स्तर को अवलोकन सहायता, मतलब क्या है कि जो नर्स ने रोगी के वाइटल साइंस को ऑब्जर्व किया है वो उसके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जिसके लिए क्या होता है, हम बार बार मेजर करते हैं। जैविक चिन्हों को कब नापना चाहिए, जैविक मतलब ये सिम्टम्स है कब मेजर करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए। तो ये है अस्पताल में भर्ती के समय, जब पेशेंट क्या है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब हमें वाइटल साइंस लेने चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर के आदेशानुसार, मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, हमें क्या है पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना है वाइटल से पहले और बाद में, सॉरी ऑपरेशन के पहले और बाद में। ऑपरेशन से पहले हमें उसका वाइटल मॉनिटर करना है और ऑपरेशन के बाद हमें उसका वाइटल मॉनिटर करना है। क्या हो कि जब पेशेंट को बोलते हैं कि उसका ओटी होने को है या कोई ऑपरेशन होने को है, तो पेशेंट फियर की वजह से क्या है उसका जो वाइटल साइंस है वो अप डाउन हो जाता है, तो हो सकता वाइटल इंक्रीज भी हो जाता है और वाइटल डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जो प्रोसीजर होता है या जो ऑपरेशन होता है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, एक मतलब उस कंडीशन को काफ़ी क्रिटिकल भी बना सकते हैं। तो हमें बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में वाइटल को मॉनिटर करना चाहिए। नैदानिक प्रक्रिया के पहले और बाद, मतलब क्या जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसमें क्या करना है, वाइटल को प्रॉपर तरीके से मेजर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला है आपका कुछ विशेष दवाइयों को देने से पहले और बाद में, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब क्या कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन को देने से पहले हमें उसका वाइटल लेना है और मेडिसिन देने के बाद उसका वाइटल लेना है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ कंडीशन में पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता है, तो बीपी जब इंक्रीज होता है तो पेशेंट का जो यूरिन होता है, यूरिन आउटपुट वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या है पेशेंट का बीपी धीरे धीरे फॉल हो जाता है। और कुछ क्रॉनिक कंडीशन होती है उसमें क्या है, कुछ क्रॉनिक कंडीशन होती है उसमें क्या है तो उसका जो बीपी होता है उसकी टैबलेट कंटिन्यू चलती है। अगला है आपका नर्सिंग क्रिया के पहले और बाद में जैविक चिन्हों का। नर्सिंग क्रिया क्या है, जैसे उसमें असेसमेंट है, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है और इवाल्यूशन वगैरह डाटा कलेक्ट है, उसमें भी हम पेशेंट का वाइटल प्रॉपर तरीके से मेजर करते हैं। जब रोगी शारीरिक और मानसिक तनाव में हो, जब रोगी शौक या गहन या कोमा में हो, तब भी क्या है, कंडीशन है तनाव में स्ट्रेस में होता है, तो डिप्रेशन के कारण क्या होता है पर्सन का वाइटल या उसका जो सिम्टम्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब व्यक्ति कोमा में होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, कोमा क्या है एक ऐसी स्टेज है पर्सन को सेंसेशन नहीं आते, तब भी हमें क्या करना है उसका वाइटल चेक करते रहना है। अब आप देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर होता क्या है, शरीर तापमान को ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया जा सकता सकता है, जिसे शरीर बनाए रखता है। यह शरीर में उत्पन्न ऊष्मा एवं ऊष्मा के बीच की संकुचन, ये क्या है, यह शरीर के उत्पन्न जो ऊष्मा होती है ऊष्मा का संकुचन होता है, उसका संतुलन होता है, ठीक है। वो संतुलन को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस अब आप देखेंगे कि जो शारीरिक तापमान को नियंत्रित दो तरीकों से किया जाता है। पहला क्या है आपका ऊष्मा उत्पत्ति, ऊष्मा क्षति। ऊष्मा उत्पत्ति क्या है, ऊष्मा उत्पत्ति क्या है, रासायनिक नियमन उत्पादन उत्पादन से ऊष्मा उत्पत्ति कहते हैं। रासायनिक नियमन उत्पादन से उसे ऊष्मा उत्पत्ति कहते हैं। ऊष्मा क्षति शारीरिक नियमन पर ऊष्मा के ना होने को ऊष्मा क्षति कहते हैं। ऊष्मा क्षति ऊष्मा शरीर में निरंतर उत्पादित हो सकती है। ऊष्मा को नियंत्रित करने वाले हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, ऊष्मा को क्षतिग्रस्त करके नियंत्रित किया जाता है। ऊष्मा के उत्पादन के स्रोत क्या है, उपापचय या चयन उपचयन। मांसपेशियों क्रिया क्या, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे क्या होता है, जो इससे अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है या डिक्रीज है तो हाइपोथर्मिया कंडीशन भी कॉज
हो जाती है। उष्मा क्षति के स्रोत क्या है? उष्मा किन किन कारणों से क्षति होती है? एक तो आपका है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन उष्मा का स्थानांतरण एक सतह से दूसरी सतह के बीच संपर्क में आए, वातावरण के तापमान में उष्मीय तरंग बिना कोई परिवर्तन, उष्मा की ये मतलब ये क्या है, ये आपके जो विकिरण दिया है आपका और ये आपका संचरण दिया है, ये कारण क्या होते हैं आपके? संवहन है, वाष्पीकरण है, ये उष्मा को क्षति करते हैं। उष्मा की जो उसकी पावर होती है, उसकी क्षमता होती है, उसे वो कम करते हैं। और स्वेटिंग है, ठीक है। और फूफलो द्वारा है, जैसे क्या है कि श्वसन द्वारा अंदर ली गई हवा, जैसे आप देखते हैं कभी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि तो डीप ब्रीथ लो और छोड़ दो। इससे क्या आपका बॉडी, ये जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी। ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के उष्मा को क्षति करने की विधियां होती हैं। तो इस सभी में क्या होता है, जो इन सभी में हम जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो सिंपल सा क्या है कि आज का टॉपिक जो था शॉर्ट टॉपिक था, इसमें बस आप इतना समझाया गया था कि उष्मा किन किन कारणों से मतलब क्षतिग्रस्त होती है और किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक के की वीडियो का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। जितना भी सिलेबस हो चुका है आपका फास्टर क्लासेस में, इनका पीएससी में, तो उस क्लास का एक सडन आपका छोटा टेस्ट होगा। सर टेस्ट में जो भी आप क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे वो आपके फाइनल एग्जाम के पर्पज से पूछे जाएंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अब मैं एएनएम फर्स्ट ईयर का पीडिया का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो पीडिया क्लासेस आएंगे उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक की ब्रीफली क्लास ली जाएगी। तो उन टॉपिक, कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, तो इसलिए इस चैनल का जो मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना, उसमें आप हमारा सहयोग कीजिएगा। थैंक यू।